Hello students, welcome in your social science class. Today we are going to discuss chapter 18 of civics, the union government and its first part, the legislature. You know very well student that we are living a vast country like India. Okay, our country is very vast and it has diverse languages, religion, customs, traditions, lifestyles, climate, condition and geographical features. India is a vast country, you know very well, and the people of India speak different language. They also follow different religion, their custom, tradition, lifestyle, living standard, climate condition and geographical condition, geographical features are different. It becomes difficult to have a single unified administration setup. India is a so vast country and it has also diversity in every aspect. Okay, like language, religion and customs. Tradition of the people are also different. Climate condition are also different. So India has so many diversities that it is very difficult to have a single administrative setup. Therefore, we opt a federal form of government. That's why in India, federal form of government is opted by our country, where there are various level of government. We are having federal form of government and that's why there are various level of government. In federal government there are different level of government. Okay, why we have opted federal system of administration? The aim of a federation is to bring unity in diversity. You know that I have told that we are different in language in India. People speak different languages, they follow different religion, their custom, their lifestyles never match with each other. So it was very difficult to administrate with a single unified government. एक ही गवर्नमेंट सारे भारत को एडमिनिस्ट्रेट करे, ये बहुत मुश्किल था क्योंकि लोग जो थे उनकी भाषा, उनका रिलीजन, उनके कस्टम आपस में मैच नहीं होते हैं. आज भी आप देखते हो, आप भारत में रह रहे हो, भारत में हर चीज़ में हर जगह पर डाइवर्सिटी है. लैंग्वेज मैच नहीं होती है, रिलीजन मैच नहीं होते, कस्टम, रीति रिवाज, क्लाइमेट कंडीशन, जोग्राफिकल कंडीशन मीन्स टू कहीं पर प्लेन है, प्लेट्यू है, माउंटेन है, और क्लाइमेट कंडीशन कहीं विंटर सीज़न है, कहीं समर सीज़न है, कहीं रेनी सीज़न है. तो क्लाइमेट कंडीशन भी जैसे जम्मू में चले जाएं तो इस वक्त क्या है, सर्दी पड़ रही है, ठंडा मौसम है, लेकिन हमारे हरियाणा में क्या है, पूरी गर्मी पड़ रही है. तो क्लाइमेट कंडीशन भी मैच नहीं होती हैं और जोग्राफिकल कंडीशन नहीं मैच होती. हरियाणा प्लेन एरिया है, ऑन दी अदर हैंड जम्मू कश्मीर, हिमाचल, ये सब क्या है, पहाड़ी एरिया है. तो हमारी क्लाइमेट कंडीशन, ट्रेडिशन, आपने देखा होगा कि हमारे रीति रिवाज भी आपस में पूरे भारत के लोगों के मैच नहीं होते. तो ये बहुत मुश्किल था कि एक ही गवर्नमेंट, एक सिंगल गवर्नमेंट पूरे भारत का एडमिनिस्ट्रेशन चलाए. ठीक है, दैट्स वाई हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को ऑप्ट किया गया है. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है? वेयर देयर आर वेरियस लेवल ऑफ गवर्नमेंट. फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में वेरियस गवर्नमेंट के वेरियस लेवल होते हैं. द एम ऑफ अ फेडरेशन इज़ टू ब्रिंग. फेडरेशन को क्यों फॉलो किया गया, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को क्यों फॉलो किया गया? टू ब्रिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी. ताकि इसलिए किया गया फेडरेशन सिस्टम को फॉलो ताकि हम लोग में डाइवर्सिटी है, विभिन्नता है, और इन सब में एकता लाई जा सके. क्योंकि फेडरल सिस्टम ना होता तो सब जगह पर, सब एरिया में, सब स्टेट्स में अपना अपना एडमिनिस्ट्रेशन होता. ठीक है, तो हम लोग पूरी तरह से डाइवर्स हो जाते. लेकिन डाइवर्सिटी में यूनिटी बनाए रखने के लिए, भाईचारा, हार्मनी बनाए रखने के लिए, आपस में मेल जोल बनाए रखने के लिए, नेशनल गोल को अचीव करने के लिए एक ही सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एक ही सिस्टम को फॉलो किया गया है, सिंगल यूनिफाइड
एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप सेट किया गया है, दैट इज़ अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके बेटा, इन अ फेडरल स्ट्रक्चर देर आर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या होता है? लेवल जिसमें गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल होते हैं। ओके, 3 टायर सिस्टम है हमारी गवर्नमेंट का। फर्स्ट दैट इज़ नेशनल लेवल, नेशनल लेवल जिसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं और यूनियन गवर्नमेंट भी कहा जाता है। फर्स्ट लेवल हो गया नेशनल लेवल, और सेकेंड लेवल हो गया स्टेट लेवल, और थर्ड हो गया ग्रास रूट लेवल यानी लोकल लेवल, लोकल गवर्नमेंट जिसको आप कहते हो। एट द नेशनल लेवल वी हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल लेवल पर हमारी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट है। और स्टेट लेवल पर, ओके, स्टेट लेवल पर देर आर अ स्टेट लेवल, एंड जो थर्ड लेवल है, जो लोएस्ट लेवल है, वो रूरल एज वेल एज द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। रूरल एरिया में ग्राम पंचायत, विलेज पंचायत, ठीक है, जैसे आप जानते ही हो कि हमारे गांव में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो विलेज पंचायत के द्वारा चलाया जाता है, और शहरों में जैसे आप रतिया में रह रहे हो, इसका एडमिनिस्ट्रेशन अर्बन लोकल सेल्फ बॉडीज़ के सेल्फ गवर्नमेंट के द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता है, और उसको क्या कहते हैं? लोकल बॉडीज़। जो थर्ड लेवल आ जाता है गवर्नमेंट का वो है लोकल बॉडीज़। भारत में 28 स्टेट्स हैं, आपकी बुक में 29 दी हुई हैं, लेकिन आपने 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। इंडिया हैज़ 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। ओके, एंड India has a government of its own with a governor as the head of the state. Who is called the head of the state? Head of the state is called governor. Every state is governed by a council of minister headed by the chief minister. Every state का एडमिनिस्ट्रेशन एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा चलाया जाता है, और उस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो हेड होता है वो चीफ मिनिस्टर होता है, जिसको आप CM कहते हो। Who is called the head of the government at the state level? Head of the government यानी कि आपके हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन है? क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। और आपके लिए क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इन योर स्टेट? एट योर स्टेट, आपकी स्टेट का हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? यू हैव टू राइट द आंसर, ओके, एंड सेंड मी इन योर WhatsApp group, or you can send your answer. Now come to the next. The topmost level of the government in India is the union government. सबसे टॉप का जो लेवल होता है, अपर लेवल होता है, यूनियन गवर्नमेंट होता है, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है। इट इज़ कॉल्ड द नेशनल गवर्नमेंट। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, ये तीनों एक ही गवर्नमेंट के नाम हैं, यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन होते हैं। नेक्स्ट, पहले हमने जो गवर्नमेंट की उसका 3 टायर सिस्टम था। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑर्गन्स ऑफ अ यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट हैज़ also 3 tier system. It has also 3 organs. First organ legislature, second organ executive, and third organ the judiciary. Okay, again I am telling, Indian government has 3 tier system. फर्स्ट टायर अपर लेवल, टॉप लेवल का जो टायर जो सिस्टम है दैट इज़ कॉल्ड यूनियन गवर्नमेंट, उसको आप सेंट्रल गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट कह सकते हो। और सेकंड जो सिस्टम है वो है स्टेट गवर्नमेंट, और जो थर्ड सिस्टम है दैट इज़ अ ग्रास रूट लेवल यानी कि लोकल बॉडीज़। एंड यूनियन गवर्नमेंट के आगे फिर 3 पार्ट हैं। ओके, फर्स्ट पार्ट लेजिस्लेचर, सेकेंड ऑर्गन इसका यूनियन गवर्नमेंट का एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड ऑर्गन होता है जुडिशरी। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द यूनियन गवर्नमेंट, यूनियन लेजिस्लेचर। ओके, इन दिस चैप्टर we will discuss about the study, or we will study about the union legislature. Okay, other organ we will discuss in the next chapters. The union legislature is called the parliament. Okay, union government is, union legislature is called the parliament, or in Hindi you can say Sansad. Okay, now Indian Parliament is a bicameral and consists of 2 house. Indian Parliament जो है वो उसके 2 हाउस होते हैं, बायोकेमरिकल है। बायोकेमरियल
मीन्स इसके 2 हाउस होते हैं, एक फर्स्ट हाउस लोकसभा एंड द सेकेंड हाउस राज्यसभा। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कंप्राइज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट, ओके, जिसको आप राष्ट्रपति कहते हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। आपको क्या चीज़ याद रखनी है कि लेजिस्लेचर, इसके 2 पार्ट, लोकसभा एंड राज्यसभा। एग्जीक्यूटिव दूसरा ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव के आगे कौन क्या चीज़ यानी क्या उसके मेंबर कौन कौन होगा, एग्जीक्यूटिव में क्या होता है, राष्ट्रपति, ओके, जिसको आप प्रेसिडेंट कहते हो, एंड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, यानी कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उनका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन हुए, राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थर्ड ऑर्गन आता है जुडिशरी। ओके, द हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया इज़ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, यू मस्ट मार्क इट, आपको ये 1 मार्क से क्वेश्चन में आ सकता है। विच इज़ द हाईएस्ट अपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, द आंसर, राइट आंसर इज सुप्रीम कोर्ट। ओके, which has maximum 31 judges headed by the Chief Justice of India. Supreme Court has a maximum 31 judges and head of the Supreme Court is called the Chief Justice of India. You have to also search who is the Chief Justice of India. First of all, you must try to search who is the Chief Justice of India. If you will unable to tell the answer, then tomorrow I will tell the right answer. Okay beta, first I am waiting for your responses, after that I will send my answers. Now, to ensure that the union government and the state government has a definite jurisdiction of legislature power without any conflict or overlapping of functioning, the maker of the constitution divided all the subject in which law could be made into a 3 list. देखिए बेटा, हमने 3 ऑर्गन किए, गवर्नमेंट के 2 ऑर्गन हम पढ़ चुके हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्गन था लेजिस्लेचर, सेकंड एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड जुडिशरी। जुडिशरी जो है इन दोनों ऑर्गन से, फर्स्ट 2 ऑर्गन से बिल्कुल डिफरेंट है। ओके, अगर आप सर्कल बनाओ तो सर्कल कैसे बनाओगे, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, ये दोनों सर्कल आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन जो जुडिशरी है ये इन दोनों ऑर्गन से बिल्कुल फ्री है। तो दोनों ऑर्गन, ओके, कौन सा ऑर्गन क्या काम करेगा, ओके, ऐसे में क्या हो सकता है, या तो पार्स को लेकर कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या फिर फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं होगी, या ओवरलैपिंग हो जाएगी। ओके, अगर पावर, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में पावर्स डिवाइड नहीं की होंगी, लेजिस्लेचर क्या वर्क करेगी, एग्जीक्यूटिव कौन सा वर्क करेगी, अगर पावर का डिवीज़न नहीं किया होगा तो देयर में भी कन्फ्लिक्ट, चांसेस में भी कन्फ्लिक्ट और ओवरलैपिंग ऑफ फंक्शनिंग, या तो काम क्या है दोनों के द्वारा हो जाएगा, और या फिर दोनों ऑर्गन के बीच में पावर को लेकर झगड़ा हो सकता है, या ओवरलैपिंग हो जाएगा, ओके, या फिर पावर को लेकर डिस्प्यूट हो सकते हैं। तो इस डिस्प्यूट से बचने के लिए, ओके, द पावर्स जो हैं, सब्जेक्ट्स जो हैं, वो 3 लिस्ट में डिवाइड किए हुए हैं। ओके, वो 3 लिस्ट कौन सी हैं, फर्स्ट लिस्ट यूनियन लिस्ट, सेकेंड लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट। ऑल द 90 सब्जेक्ट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूनियन लिस्ट। All the 97 subject of union list are the national importance. Okay beta, if you will try to search through internet, then you will find that there are a more subject in union list, but in your book, in DAV book, okay, there are given 97 subject. So beta, in internet so many subjects are here, above 100 subjects, okay, but in your book only 97 subjects are written. So beta, you also learn 97 subject. When there will be change in our book, then I will tell you. Okay, we will not follow the internet, just we will follow our textbook. Okay, that is suggested or
prescribed by our DAV CMC. So you must learn 97 subject in union list, and all the subject of national importance are included in a union list. Only now second question, who has the power to make the law over this list? इस लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं वो 97 है. अब उन सब्जेक्ट्स के ऊपर उन सब्जेक्ट्स के लिए लॉ कौन बनाएगा? तो नाउ आंसर इज द पार्लियामेंट हैज़ द पावर टू मेक द लॉ ऑन देम. और ऐसे जो लॉ सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं इनके ऊपर लॉ बनाने का राइट किसको है? पार्लियामेंट को है. आपको सारे सब्जेक्ट्स 97 लर्न करने की ज़रूरत नहीं है. मेन सब्जेक्ट्स जो हैं आप यूनियन लिस्ट के जो आपकी बुक में लिखे हुए हैं वो ज़रूर लर्न करोगे. यूनियन लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आ जाते हैं? मेन आपको मैं बता रही हूँ. डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, वॉर एंड पीस, रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, करेंसी, फॉरेन एक्सचेंज. ये मेन टॉपिक जो हैं यूनियन लिस्ट में दिए गए हैं. क्योंकि ये नेशनल इम्पोर्टेंस के टॉपिक हैं इसलिए इनको स्टेट गवर्नमेंट के पास देना उचित नहीं था. क्योंकि अगर ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये सब्जेक्ट्स होते, रेलवे, करेंसी, आई थिंक मेरे को लगता है कि अगर करेंसी एवरी स्टेट का राइट होता तो मेरे को नहीं लगना था कि भारत की करेंसी आपस में मैच होनी थी. 28 स्टेट्स हैं तो मेरे को लगता है 28 टाइप्स की करेंसी ही बननी थी. ठीक है. रेलवेज़, अगर हर एक स्टेट का रेलवे डिपार्टमेंट अब अलग अलग होना था तो भारत में हम कभी भी एक समय से कोई ट्रेन नहीं आनी थी. ठीक है. इसी प्रकार से डिफेंस का मैटर आता. तो सपोज़ करो पाकिस्तान की जो बाउंड्री है या राजस्थान की जो बाउंड्री है राजस्थान पाकिस्तान के साथ अटैच होती है तो हमने क्या कहना था, जो स्टेट है हमारा हरियाणा तो बिल्कुल सेफ़ है. तो अगर कोई प्रॉब्लम पाकिस्तान की साइड से या अनदर कंट्री की साइड से जिन स्टेट की बाउंड्री लगती है तो स्टेट गवर्नमेंट ने तो क्या कह देना था कि जिनको प्रॉब्लम है वही सॉर्ट आउट कर लें, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है. तो ऐसे में तो देश की सिक्योरिटी को बड़ा खतरा हो जाएगा. ओके, इनसिक्योर हो जाएगी देश की सिक्योरिटी. तो इसलिए इन कन्फ्लिक्ट्स और ओवरलैपिंग से बचने के लिए क्या किया गया है, यूनियन लिस्ट में 97 सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं जो मेन नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट हैं ताकि देश की जो सिक्योरिटी है उसको किसी चीज़ का खतरा ना हो. सेकेंड लिस्ट आ जाती है स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट कंसिस्ट ऑफ 66. अब इसके सब्जेक्ट्स भी चेंज हो चुके हैं. ओके, बट इन योर टेक्स्ट बुक ओनली 66 सब्जेक्ट्स आर गिवन. तो यू मस्ट 66, जब चेंज आएगा फिर हम डिस्कस कर लेंगे इसको. तो 66 सब्जेक्ट जो हैं स्टेट लिस्ट में दिए हुए हैं और वो कौन कौन से हैं? पुलिस, हर एक स्टेट की अपनी पुलिस होती है. आप सुनते भी हो हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पुलिस, हर एक स्टेट की अपनी पुलिस होती है और इनकी रिक्रूटमेंट यानी इनकी भर्ती भी गवर्नमेंट अपने लेवल से करती है. ओके. लोकल गवर्नमेंट, हर स्टेट की अपनी लोकल गवर्नमेंट होती है. पब्लिक हेल्थ, जैसे हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, ये हर एक स्टेट जो है अपने लेवल की होती हैं. अब केरला लगा लीजिए, केरला में क्या है, हेल्थ फैसिलिटी ज़्यादा है कंपैरेटिव टू हरियाणा और पंजाब के. एजुकेशन लगा लीजिए, केरला की गवर्नमेंट एजुकेशन के लिए ज़्यादा अवेयर है, वहाँ ज़्यादा फैसिलिटीज़ हैं. ठीक है. तो कहने का ये मतलब है कि हर एक स्टेट का जो सिस्टम है एजुकेशन का, हेल्थ का, लोकल गवर्नमेंट का, पुलिस का, सैनिटेशन है, ओके, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, हर एक स्टेट का ये अपना मैटर होता है. इसलिए ये सब्जेक्ट्स जो हैं स्टेट लिस्ट में डाले गए हैं. अब क्वेश्चन ये आता है कि हु मेक लॉ और हु हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ ऑन दी सब्जेक्ट्स. तो अब क्वेश्चन क्या, अब आंसर है स्टेट लेजिस्लेचर. ओके, स्टेट लेजिस्लेचर हैज़ द पावर टू मेक लॉ ऑन दीज सब्जेक्ट्स. बट इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस, कुछ स्थितियाँ ऐसी आ जाएं, द पार्लियामेंट कैन मेक लॉ ऑन सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. अगर कई बार कन्फ्लिक्ट ऐसा हो जाए, कई बार सर्कमस्टांसेस ऐसी आ जाती हैं, तो सर्कमस्टांसेस ऐसी अराइज होने पर जिसमें स्टेट गवर्नमेंट जो डिसीज़न ना ले पाए तो पार्लियामेंट को राइट है कि वो स्टेट लिस्ट में मेंशन सब्जेक्ट के ऊपर भी लॉ बना सकती है. नेक्स्ट आती है थर्ड लिस्ट. थर्ड लिस्ट कौन सी लिस्ट है? कॉन्करेंट लिस्ट. थर्ड लिस्ट कॉन्करेंट लिस्ट एंड इट हैज़ 52 सब्जेक्ट्स. ओके, इंक्लूड द सब्जेक्ट सच एज मैरिज, डिवोर्स,
ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, ओके, एंड एग्रीकल्चर लैंड, अगर पेरेंट्स की प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करवानी है या किसी और रिलेटिव्स के पास है, ट्रांसमिशन करवाना है उसका, किसी और के नाम पर करवानी है, मैरिजेस के मैटर है, डिवोर्स का मैटर है, जो कोर्ट मैरिज होती हैं, डिवोर्स होते हैं, ये सब कौन से क्या आ जाते हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर लैंड कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाती है। अडल्ट्रेशन ऑफ फूड स्टफ़, ओके, फूड की क्वालिटी चेक होती है ना, आपके जो फूड होता है, पैकिंग फूड होता है, उसके ऊपर होल मार्क, एग मार्क के निशान लगे होते हैं, तो वो अडल्ट्रेशन की फूड की क्वालिटी प्योर है, इसमें कोई इम्प्योरिटीज़ नहीं है, ये सब चेक करना, ये कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। ड्रग्स, मेडिसिन, ओके, एंड लेबर वेलफेयर, जो मज़दूर लोग हैं इनके वेलफेयर का जो वर्क करना है, ये सब कॉन्करेंट लिस्ट में आ जाता है। अब इनके ऊपर लॉ कौन बनाता है, कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आ जाते हैं, पार्लियामेंट एज वेल एज द स्टेट लेजिस्लेचर, दोनों के पास राइट है, पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर both make law on these subjects enlisted in the concurrent list. The subject which are enlisted in the concurrent list, the parliament as well as the state legislature both has right to make law on these subjects which are mentioned in a concurrent list. But in the case of conflict, any conflict arise, any dispute arise, central government laws prevail over the state law. अगर कोई कन्फ्लिक्ट ऐसा हो जाए, कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट बोथ हैव राइट टू मेक लॉ ऑन द सब्जेक्ट्स विच आर गिवन इन अ विच आर लिस्टेड इन अ कॉन्करेंट लिस्ट, तो बच्चे ऐसे में स्टेट लॉ, सेंट्रल लॉ जो है स्टेट लॉ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ओके। तो दोनों में से किस लॉ को माना जाएगा, किसकी बात को माना जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात को माना जाएगा। The subject not include in above three mentioned list. Okay, we have discussed three list: union list, state list and concurrent list. But the subjects which are not mentioned in the above given list, okay, ऊपर वाली तीनों लिस्ट में ऐसे सब्जेक्ट्स रह गए हैं जो ऊपर वाली किसी लिस्ट में नहीं आते हैं। सच एज, अब कौन से नहीं आते, क्योंकि आप कहोगे कि मैम आपने तो सारे सब्जेक्ट्स तो बताए ही नहीं, अब हमें कैसे पता लगे कि मेन आप पढ़ लो और उसके अलावा जो सब्जेक्ट्स, कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं दैट अराइज विद द पैसेज ऑफ टाइम, कम्स अंडर द सेंटर एंड द पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन इट, ओके। अब जो सब्जेक्ट्स जो हैं विच अराइज, द सब्जेक्ट विल अराइज विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय बीतता जा रहा है, आज से पहले समय की डिमांड कुछ और थी, आज का सिनेरो बदल गया है, ओके। एंड द सब्जेक्ट्स विच अराइज विद द पैसेज ऑफ टाइम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट मेक लॉ ऑन इट, जो सब्जेक्ट्स समय बीतने के साथ साथ अराइज हो रहे हैं, नए नए सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इनके ऊपर लॉ बनाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके, मीन्स पार्लियामेंट के पास होती है। सच एज, अब ये सब्जेक्ट्स कौन से हैं, अब इनको किस में रखा जाएगा, ये कौन सी सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, इनको रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, यानी शेष बचे हुए ऑब्जेक्ट्स, जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनको रेजिड्यूरी बोलते हैं। लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ओके, ये आजकल के समय के साथ जब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट बनाई गई थी तो ये सब्जेक्ट्स उस समय नहीं थे, ये समय बीतने के साथ साथ आए हैं। आजकल के समय में, आजकल के सिनेरों में ये सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हुए हैं और आने वाले समय में ना जाने और कौन कौन से नए सब्जेक्ट्स जो हैं सामने आ सकते हैं। तो ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं वो रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स में इंक्लूड किए गए हैं, लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ई कॉमर्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स, ओके। Let's now study the three main organ of the union government, okay. First of all students, you have to learn three list: union list, state list and concurrent list, okay. This will be 5 marks question in your exam, so you must learn every list, okay, and you must also learn the subjects which are given above 3 list, and you must also learn what you mean by residuary subjects and which subjects are included in a residuary list or residuary subjects and who has the power to make law over these subjects. So students, you have to read the lesson very nicely and learn the question
Okay, very nicely. Thank you. Have a nice day.